जय हिंद फ्रेंड्स। मैं नाम अभिषेक है। हम लोग पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में ये मेरा 9th लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में और साथ ही साथ में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के बारे में भी। जैसे हम करते हैं, पहले हम इन दोनों एक्ट का बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे इनमें क्या क्या प्रोविजन थे, फिर हम इनका रिव्यू करके लेक्चर को फिनिश कर देंगे। सॉरी। तो शुरू करते हैं बैकग्राउंड से कैबिनेट मिशन के। इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था क्रुज मिशन भारत में आता है 1942 में। इसके मेन प्रपोजल क्या थे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद हम आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के देंगे जिसमें आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा और डोमिनेंस स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस को इस बात से मिर्ची लग जाती है, कारण कांग्रेस जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कांग्रेस जो था वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उसमें ब्रिटिशर्स की मदद कर रहा था। बदले में वो क्या चाहता था कि ब्रिटिशर्स हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये दे क्या रहे थे? डोमिनेंस स्टेटस। तो कांग्रेस को इसका बुरा लगा। इसके कांग्रेस ने इसके विरोध में एक मास मूवमेंट शुरू करा, जिस मास मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 में शुरू करा गया ग्वालियर वाले टैंक मैदान, मुंबई से। इसको लीड कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, अब समय आ गया है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया। इसलिए इस मास मूवमेंट का नाम पड़ गया क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने एक जोश से भरने वाला नारा भी देते हैं इसमें, जिसे कहते हैं करो या मरो। मतलब अब समय आ चुका है इंडियंस के लिए कि अब हम लोग मिलकर ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। अब गेंद जाती है अंग्रेजों के पाले में। मतलब ये जो मूवमेंट शुरू हुआ इसका जवाब कौन देंगे? ब्रिटिशर्स जवाब देंगे। तो ब्रिटिशर्स इसका कैसा जवाब देते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिशर बजनदार पार्टी कौन है, मतलब सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस। तो उन्होंने उठाया, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। दूसरी चीज, जो मेन मेन लीडर थे उन सबको उठाया जेल में, और उन सबको उठा के कहाँ पटक दिया? जेल में पटक दिया। फिर जो छोटे मोटे लीडर्स उस टाइम पे थे उन्होंने बोला, जो जहाँ दिख रहा है वहां पे लड़ उठाइए, मारना शुरू कर दीजिए जब तक ये लोग शांत नहीं हो रहे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट का जवाब दिया और धीरे धीरे क्विट इंडिया मूवमेंट शांत होता गया। कारण मेन लीडर सारे के सारे जेल में जा चुके थे और जो रोड पे आते थे वो बेचारे पिट रहे थे। वो सारे बेचारे क्या पिट रहे थे, इसलिए ये मूवमेंट धीरे धीरे शांत होता चला गया। अब 1943 आ जाता है। इसमें क्या होता है, आप जो वायसरॉय थे वो चेंज होते हैं इंडिया में। पहले कौन थे? अपने ललित साहब थे। इनकी जगह पे आते हैं वॉवेल साहब। अब बेचारे ललित साहब जो है इनका तो टाइम पीरियड ही खराब है। कैसे? जब ये आए तो इनका मेन काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करा पाना। इसका फेडरेशन सिस्टम वाला था, वही लागू नहीं करा पाए। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गया, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया। मतलब अंग्रेजों को भी लग रहा था ये मनु से इसे बुला बुला लो, इसकी जगह पे दूसरे को रखते हैं। तो नए वायसरॉय बन के आए हुआ है वोवेल साहब। 1943 के में आए ये 1943 में वोवेल साहब हमारे नए वायसरॉय बन के। अब उस टाइम पर मुस्लिम लीग जो है उनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट स्टेट की डिमांड थी। तो वोवेल साहब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग को मना लिया जाए और एक इंडिपेंडेंट तो नहीं, जो जो भी इंडिया बनेगा अभी के हिसाब से उसको यूनाइट रखा जाए, उसको अलग अलग देशों में ना तोड़ा जाए। इसके लिए उनकी जो कोशिश होती है उसको 1945 में शिमला एक्ट के तहत मानते हैं। शिमला एक्ट 1945 जब आया था, इसमें पॉवेल साहब ने जो जो मेन लीडर्स थे उन्हें बुलाया और कोशिश करी कि जो इंडिया है उसको यूनाइट रखा जा सके, लेकिन ये कोशिश फेल हो जाती है। अब स्टेलमेट का समय चल रहा था क्योंकि कोई भी 1935 के एक्ट के थ्रू एक सरकार बनी थी 1937 में, उसने अपने आप को रिजाइन कर दिया था। तो अभी स्टेलमेट बना हुआ था गवर्नेंस में स्टेलमेट बना हुआ था। तो इसके लिए
बावल साहब ने सारे लीडर से पूछा, भैया क्या करा जाए, चुनाव वुनाव करा लें क्या? तो सारे लीडर्स कहते हैं, कांग्रेस के बड़ी बड़ी जो भी पार्टीज थी सब कहती हैं हाँ ठीक है करा लीजिए साहब। तो 1945 दिसंबर से जनवरी 1946 तक इलेक्शंस कराए जाते हैं भारत के अंदर। प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए जाते हैं और साथ ही सेंट्रल लेवल के इलेक्शन कराए जाते हैं। अब इलेक्शन में देखा जाए तो सेंट्रल लेवल के चुनाव होने थे वो 375 सीट्स पे होने चाहिए थे लोकसभा की, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है उन्होंने तो ज्वाइन करा नहीं था, इसलिए 102 सीट पे चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें से कांग्रेस 59 सीट्स जीत लेती है और मुस्लिम लीग अपनी 30 सीट्स जीत लेती है। अकाली दल 2 सीट जीत पाती है। मेन जो सेंटर में सरकार बनती है इसके तहत वो बनती है कांग्रेस की। अब कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे सरकार बना चुकी है, कांग्रेस अब सेंट्रल लेवल पे सरकार बना सकती है। ये जो चुनाव चल रहे थे इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स के थ्रू एक मिशन भारत में आता है जिसे अपन बोलते हैं कैबिनेट मिशन, जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए भारत में आता है। अब ये जब मिशन आ रहा था इस टाइम तक जो ब्रिटिश के जो पीएम थे वो भी चेंज हो चुके थे। पहले कौन थे अपने विंस्टन चर्चिल साहब, जिनका भारत के प्रति जो रवैया था वो काफी खराब था। अब जो पीएम बने हुआ ने क्लेमेंट एटली साहब, जिनका रवैया भारत के लिए थोड़ा ठीक है। अब कैबिनेट मिशन भारत में आता है। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं? इसमें जो 3 मेंबर जो आए थे वो मेजरली पार्लियामेंट के सदस्य थे। एक स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब आए थे, दूसरे आए थे पैट्रिक लॉरेंस साहब, एक आए थे एवी अलेक्जेंडर साहब। पैट्रिक लॉरेंस साहब जो आए थे वो एसओएस थे इंडिया के लिए। स्टैफर्ड क्रिप्स साहब जो आए थे वो आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था उसके प्रेसिडेंट थे और अपने एवी अलेक्जेंडर साहब इस मिशन को हेड कर रहे थे। ये मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946 को। भारत की सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करने के लिए ये मिशन भारत में आता है। अब ये आ गए भारत में। भारत में आने के लिए क्या करते हैं, लोकल लीडर्स से बात करते, मतलब लोकल लीडर से मतलब भारत में जो जो लीडर्स थे मेन पार्टीज के उन सब से बात करते हैं और एक इस नतीजे पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम तक कोई भी जो पार्टी थी वो अपना स्टैंड डाइल्यूट नहीं करना चाह रही थी। तो इन लोगों ने सबसे बात तो कर ही ली थी, तो कोई नतीजा निकल के नहीं आया, तो इन्होंने अपना खुद का प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल में इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले हम एक सेंट्रल लेवल पर सरकार बनाएंगे जिसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा, जिसको बोलेंगे हम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश के अंदर जो इंडिया है वो भी आएगा और प्रिंसली स्टेट भी आएंगे। ब्रिटिश इंडिया भी आएगा, प्रिंसली स्टेट भी आएगा। सेंटर की जो गवर्नमेंट बनेगी उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार होगा? पहली चीज तो फॉरेन रिलेशन के ऊपर उनका अधिकार होगा, साथ ही साथ में कम्युनिकेशन होगा जो बाहर से उस पर उनका अधिकार होगा, और डिफेंस पे उनका अधिकार होगा। बाकी सारे के सारे जो अधिकार होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के जो अधिकार होंगे वो अलग अलग जो प्रोविंस बनेंगे उन प्रोविंस को दे दिए जाएंगे। ये एक प्रपोजल था इसका। दूसरी चीज, प्रोविंस बनाए जाएंगे, प्रोविंशियल चुनाव तो होंगे होंगे है ना, जिनको अपने खुद के अधिकार रहेंगे हर सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के, एक्सेप्ट दिस, ये जो डिफेंस का है, फॉरेन कम्युनिकेशन का है, इन सब को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट पे जो प्रोविंस है वो अपने लॉ खुद बना सकता है। अब इसमें एक और जो मेन प्रपोजल डाला गया था, जो प्रोविंस जो बनाए जाएंगे ना वो अपने खुद के ग्रुप बना सकते हैं सेंटर के साथ में। तो इसके तहत 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक आप देखेंगे इस टाइम में जो पाकिस्तान है वो वाला है ना, जिसमें कौन कौन से प्रोविंस डाले गए थे, एनडब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर डाला गया था, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब डाला गया था। एक प्रोविंस, एक अपना ग्रुप कौन सा बना था, जो आप बंगाल और असम, और बाकी जो तीसरा ग्रुप बना था उसमें बाकी सारे प्रोविंस डाल दिए गए थे। 2 प्रोविंस ऐसे थे जिसमें मुस्लिम मेजोरिटीज में थे और हिंदू माइनॉरिटीज में थे, और जो बाकी जो आज के टाइम में इंडिया है उस वो वाले ग्रुप में आप देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। इससे वो जितना जिस आपको ये बोलना चाह रहे थे
जिस जगह पे हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में, उन लोगों की मुस्लिम जो माइनॉरिटी मुस्लिम है उनके अधिकार की रक्षा इस तरीके से हो जाएगी कि दो प्रोविंस ऐसे भी हैं, दो ग्रुप ऐसे भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में और हिंदू माइनॉरिटी में, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी इसके तहत उसमें हम लोग मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रपोजल्स आए थे इसमें। अब इसी कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव तो हो ही चुके थे अपने दिसंबर जनवरी में। एक 16 मई का प्लान अनाउंस करा गया कि हम लोग कैबिनेट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, और दूसरा अनाउंस करा गया 16 जून को जिसमें बोला कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, आप लोग बना लीजिए मिलके। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, है ना, लेकिन 25 जून को कांग्रेस ने 16 मई वाला प्लान, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले प्लान में तो कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसमें शामिल होंगे। मुस्लिम लीग जो थी उसने इंटरिम गवर्नमेंट वाली जो स्कीम थी, मतलब सरकार बनेगी हम उसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दो मेन पार्टीज थे उनकी राय क्या क्या थी वो देखते हैं। कांग्रेस का मानना था, मतलब जो कांग्रेस को हेड कर रहे थे गांधी जी का मानना था कि पहले तो हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी ले लेते हैं, उसका जो कम्युनल मुद्दा है वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम बाद में समझ लेंगे। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने चाहते थे जिससे हम लोग आज़ादी मिलेगी, किस तरीके से हम अपना सिस्टम बनाएंगे। और मुस्लिम लीग का मानना था कि हम लोगों को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, पहले तो हम कम्युनल जो सिस्टम है, कम्युनल जो मैटर है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं ये आज़ादी की बात करेंगे। ये दो कारण थे जिस वजह से ये अलग अलग जो स्कीम्स थी इन्होंने ज्वाइन करी। 25 जून को कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूंट स्कीम थी उसको ज्वाइन कर लेता है, और 16 जून को मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट वाली स्कीम को ज्वाइन कर लेता है, मान जाते हैं। 29 ऑफ जुलाई लीग जो मान चुका था अपना उसको कैंसिल कर देता है, कहता है नहीं हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट को, और कहता है कि हमारा जो आके हम वो डायरेक्ट लड़के लेंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन डेट अनाउंस करता है कि अब हमारा जो आके हम लड़ लेंगे और नतीजा आएगा उसके बदले में हम अपना जो देश है वो ले लेंगे। मुस्लिम लीग का मानना ये था। 2 सितंबर को इसके चक्कर में बहुत दंगे भी होते हैं। इस सिचुएशन में 2 सितंबर को कांग्रेस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बना लेती है। अब जिन्ना साहब को लगता है कहीं मुस्लिमों का हक ना छिन जाए, इसलिए इस इंटरिम गवर्नमेंट में आप देखेंगे 25 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी इसको ज्वाइन कर लेती है। इस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी इसी के तहत, और चुनाव हो चुके थे आपने देखा दिसंबर जनवरी में, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जाती है, ये जो चुनाव हुए थे ना, हर प्रोविंस से 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर को चुना जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो प्रोविंशियल चुनाव जीत के आए ये लोग मेंबर को भारत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। अब इनका वोट कैसा हो, इनके लिए वोटिंग कैसी होगी, वोटिंग डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होगी। कैसे होगी, जैसे आज के टाइम में राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू, उसी तरीके से इन्हें भी चुना गया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर को चुन लिया गया। ये जो मेंबर्स हैं पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मीट करते हैं, जिसमें अपना पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। अब 9 दिसंबर को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है, जिसका काम क्या था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अब 9 दिसंबर से को ये मिलती है, और 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, मतलब इनैक्ट हो जाता है। तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था, इनैक्ट हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 1950 तक की बीच में जिस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की। फिर जो कैबिनेट मिशन जो आया था वो भारत में फेल हो जाता है। इसका मेन कारण क्या था, और इसी के साथ में एक
जो यूनिफाइड इंडिया बनने वाला था उसकी जो लास्ट अपेक्षाएं थी वो भी खत्म हो जाती। अब पार्टीशन होना तय हो गया था, ये भी अंग्रेजों को पता चल जाता है। इसको कांग्रेस क्यों मना करता है? कांग्रेस का मानना था ये जो बनेगा इसका सेंटर जो होगा, नेहरू साहब जी कहते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं रहेंगे। तो किस तरीके से वो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज करेगा नेशन को या फिर पॉवर्टी को एलिमिनेट करेगा, उसके पास ज्यादा अधिकार तो रहेंगे ही नहीं। और साथ में एक और प्रपोजल था इसमें जो था ग्रुपिंग वाला था, मतलब कि ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे। कांग्रेस के जो नेहरू साहब थे वो भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। उनका मानना था जैसे कि इस अगर ये प्रपोजल इनेक्ट होता, आप ग्रुपिंग से ये समझते तो अलग अलग जम्मू कश्मीर बन जाते भारत में। मतलब सेंटर के पास उनका फॉरेन और डिफेंस वाला पावर तो था, बाकी सारे के सारे वो रूल जो थे वो खुद बनाते। तो अलग अलग प्रोविंस जो बनते वो अलग अलग जम्मू कश्मीर बन जाते भारत में। तो नेहरू जी ने इनका विरोध कर दिया इस बात पर। मुस्लिम लीग जो थी उनको अभी 30 सीटें मिली थी, मतलब बहुत जनाधार तो था ही चुनाव में। तो उनका जो मानना था सेपरेट नेशन चाहिए हमें, वो भी इसमें पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों इसका विरोध कर देते हैं और कैबिनेट मिशन इसी के तहत भारत में फेल हो जाता है। अब आगे क्या चल रहा था, ये 9 दिसंबर तक की कहानी पता चल गई अब हमें। अब हम देखते हैं इंडिया से इंडिपेंडेंट भारत में कैसे आया। 28 फरवरी 1947 में हर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, एचएमजी का मतलब फुल फॉर्म है हर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, अनाउंस करती है कि अब हम लोग भारत में नहीं रहेंगे। मतलब उन्हें भी दिक्कत होने लगी थी भारत को रूल करने की, वो भी जल्दी से जल्दी चाह रहे थे जो भी होना है हो जाए और हम लोग भी यहाँ से बाहर निकल जाए। तो वो अनाउंस करते हैं जून 1948 तक हम लोग भारत को छोड़ देंगे। इस समय तक जैसे भी सिचुएशन होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका होगा तो उसके हिसाब से भारत को छोड़ देंगे, अगर नहीं बन पाया होगा तो उस समय पे जो सिचुएशन होगी जिनको हम पावर अपनी सौंप सकते हैं उन्हें सौंप के भारत से निकल जाएंगे। मतलब ये डेट उस तरीके से जैसा यूएसए ने बोला था 31 अगस्त तक हम लोग अफगानिस्तान छोड़ देंगे, उसी तरह इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जून 1948 का भारत को छोड़ देंगे। और अपने जो वायसरॉय साहब थे इस टाइम पे वो कौन थे? वॉवेल साहब। और वॉवेल साहब की जो एक मेन इच्छा थी इंडिया को यूनाइट करने की, वो नहीं हो पा रही थी। तो उन्हें पता चल गया था ब्रिटिशर्स को अब हम इंडिया को यूनाइट नहीं रख पाएंगे, मतलब कि दो सेपरेट नेशन बनने हैं। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो वायसरॉय साहब थे अपने वॉवेल साहब इन्हें वापस बुलाया जाता है और नए वायसरॉय अपॉइंट करे जाते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन का काम क्या था? भारत में आना सिचुएशन के हिसाब से, जिसको जिस तरीके से पावर सिचुएशन के हिसाब से पावर अपनी जो है वो ट्रांसफर कर देना इंडियन के हाथ में। ये भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं ये 24 मार्च को माउंटबेटन इंडिया में आ जाते हैं। भारत में आती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन मेन थी उनसे बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये सबसे बात करके ये इस नतीजे पे आते हैं कि अब पार्टीशन को नहीं रोका जा सकता, दो अलग अलग स्टेट बनेंगे, एक पाकिस्तान बनेगा एक इंडिया बनेगा। इसी के तहत ये जो स्कीम है वो 3 जून 1947 को अनाउंस करते हैं और कहते हैं इसको अपन बोलते हैं एग्जैक्ट प्लान अनाउंस करते हैं कि किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी और दो स्टेट किस कौन कौन से बनेंगे और पार्टीशन कैसा होगा। इन्होंने जो पार्टीशन का प्लान बनाया था उसमें बताया, आपने देखा था ग्रुप बने थे एबीसी ग्रुप। जो एक ग्रुप बना था पाकिस्तान वाला जहाँ पे एनडब्ल्यूएफ था, आपका सिंध था, बलूचिस्तान था, पंजाब था, ये हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा। इसमें से आपका जो ईस्ट पंजाब है, मतलब जो हमारा पंजाब ईस्ट पंजाब, इसको माइनस कर दिया जाएगा। एक ग्रुप सी था, ग्रुप सी में बंगाल का जो एरिया था वो पाकिस्तान को जाएगा। जो वेस्ट बंगाल है वो भारत को मिलेगा। ईस्ट बंगाल जो था उस टाइम पे वो अलग सेपरेट नेशन बनेगा, तो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। बाद में जाके ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बन जाएगा 1971 के वॉर के बाद। इस प्लान को भारत में बताया और दोनों पार्टी समझ गई थी, दोनों ने मानने को भी तैयार कर दिया। इसी प्लान के तहत ये प्लान जाता है यूएस यूके में, और इसी प्लान के तहत
एक बिल इंट्रोड्यूस होता है 4 को, 4 जुलाई, ये देखिए 4 जुलाई को बिल इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें कहा जाता है कि अब हम लोग भारत छोड़ने को तैयार हैं। ये बिल पास होता है 18 जुलाई 1947 को। इसी बिल का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें तय किया जाता है कि हम लोग भारत को छोड़ देंगे। और एक समय है जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, उस समय तक 1935 का जो एक्ट का जो रूल थे वो लागू रहेंगे। उसके बाद में जो सरकार बनेगी और जो लॉ बनेगी उसके हिसाब से इंडिया अपने आप को गवर्न कर लेंगे। इसमें ये कहा गया और कहा गया था अब इंडिया अपने लिए खुद के नियम बना सकते हैं। वो जो ब्रिटिश के बनाए हुए लॉज हैं उन्हें चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो रिपील भी कर सकते हैं। और इसमें एक और बात कही गई थी कि इंडियन चाहे तो वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रह भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी रह सकते हैं। ये भी भारत के ऊपर छोड़ दिया गया। इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू 2 नेशन बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है अपना पाकिस्तान और एक बनाया जाता है अपना इंडिया। पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को, जिसके पहले गवर्नर जनरल बनते हैं अपने जिन्ना साहब। इंडिया बनता है हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को। भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाता है। अब आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग 9 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 1950 तक जो जो भी सिचुएशन हुई हैं, जो जो प्रोग्रेस हुई है, वो हम कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।